देखो बेटा, तीन तरीके से आपकी CO2 ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। और CO2 इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाती है क्योंकि CO2 की सॉल्युबिलिटी हायर है देन ऑक्सीजन। ये हम बात कर चुके हैं लास्ट टाइम, ठीक है। तो हम लिखेंगे पहले क्या, इन 3 वेज। कितने तरीकों से? तीन तरीकों से। 3 तरीकों से हो सकती है। पहला जो तरीका है कि ये भाई ये क्या करे, डिसॉल्व हो जाए, डिसॉल्व स्टेट में। डिसॉल्व किस में होगी? प्लाज्मा में। टोटल परसेंटेज कितना आता है? 5 to 7% इन प्लाज्मा, प्लाज्मा। है ना। प्लाज्मा में डिसॉल्व होके उसके बाद ट्रांसपोर्ट हो रही है। दूसरा क्या है कि ये कंबाइन कर जाए हीमोग्लोबिन के साथ और क्या बना ले? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। वेरी गुड, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये बना ले। तो ये रहता है इसका 20 से 25%। बिल्कुल सही बात है, 20 to 25%, ठीक है। चलिए, तीसरा ये रहता है कि ये आपका बाइकार्बोनेट की तरह ट्रांसपोर्ट हो, एज बाय कार्बोनेट। बल्क में होता है ये, लगभग लगभग हम बात करें तो ये है 70% ना, 70% जो आपकी बाइकार्बोनेट की तरह ट्रांसपोर्ट होती है। इतनी बात समझ में आई बच्चों? यस सर। ठीक है। अब जरा मैं 3 आपको आपके जो कोऑर्डिनेटर है नितिका, वो आपको प्रोवाइड करा देंगे कल की रिकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा देखो इधर, एक कॉलम ये बनाया मैंने, दूसरा कॉलम ये बनाया बच्चे। तो एक तरीके से हमारे पास कितने कॉलम हो गए? 3। दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं आपको? यस सर। यहां पर है आपका टिश्यू, यहां पर है आपका आरबीसी, यहां पर क्या है बेटा? प्लाज्मा, ठीक है बच्चों। यस सर। CO2 किसके पास है? आप बताएंगे सर, CO2 टिश्यू के पास है, हाँ या ना? यस सर। है ना। किसके पास है बच्चों? टिश्यू के पास है CO2। ये CO2 आपकी दे दी जाएगी किसको? आरबीसी को, ठीक है। ब्लड को दे दी जाएगी। ब्लड में 2 चीज प्रेजेंट होंगे, आरबीसी और प्लाज्मा, ठीक है। कुछ CO2 आपकी 5 to 7% जो होगी वो डिसॉल्व हो जाएगी। इतनी बात क्लियर? यस सर। डिसॉल्व हो गई, ठीक है। अभी खूब सारी CO2 बना लें यहाँ पे, CO2 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 CO2, खूब सारी CO2, है ना। सम ऑफ द CO2 will combine with hemoglobin along with the amine group. सर। सॉरी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, ठीक है। देखो, जो अमीन ग्रुप होता है हीमोग्लोबिन का, उसके साथ ये रिएक्ट करती हैं और बनाती हैं कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन। वेरी गुड, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये बन जाता है बच्चों 20 to 25%। देखो अब जरा यहाँ पर आपके समझने का है, बहुत ध्यान से समझेंगे हम लोग, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गई कहां पर? आरबीसी में। कहाँ गई बच्चों? जी। आरबीसी में। आरबीसी में प्रेजेंट था वाटर। क्या प्रेजेंट था बच्चों? वाटर। वाटर। ये CO2 ने क्या काम करा? वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाया H2CO3। क्या बनाया बेटा? H2CO। हाँ, बनाया इसने H2CO3। ये क्या है? कार्बोनिक बाइकार्बोनेट। एसिड। क्या बनाया बच्चों? कार्बोनिक एसिड। ये बना है कार्बोनिक एसिड। इसको बनाने के लिए यहां पर एंजाइम लगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। CA की फुल फॉर्म मैं इधर लिख दे रहा हूं जिससे कि परेशान ना हो। CA की फुल फॉर्म क्या हो गई?
Carbonic anhydride. कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अभी क्या हुआ, CO2 कहाँ गया, आरबीसी के पास, आरबीसी में वाटर था, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या हो गया, कार्बोनिक एसिड, किसकी प्रेजेंस में बच्चों, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में, ठीक है, ये बन गया। अब ये कार्बोनिक एसिड सिमिलर एंजाइम की प्रेजेंस में, यानी कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में, ठीक है, टूट जाता है एच आइन और बाइकार्बोनेट में। किसमें टूटेगा बेटा, जरा ध्यान से देखेंगे हम लोग, ठीक है, किसमें टूटा, यहां लिख दे रहा हूं, नीचे समझ जाओ, रिएक्शन आगे चले गए, एच आइन में प्लस बाइकार्बोनेट। इतनी बात समझ में आई, Yes, sir. कोई दिक्कत, नो एक बार और समझाएं इसको, Yes, sir. Yes, sir. है ना, जरा ध्यान से देखो बेटा, शुरू वाला समझ में आ गया ना, CO2 प्लाज्मा वाला, कार्बन हीमोग्लोबिन वाला, मेन क्या समझना हमें, ये समझना है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए मैं एक काम करता हूं, प्लाज्मा वाले को थोड़ा सा इस कॉलम को बढ़ा देता हूं, जिससे कि हमारी सारी रिएक्शन समझ में आ जाए। इधर क्या है बच्चों, इस तरफ प्लाज्मा है, ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ रही है। CO2 आपके टिश्यू से आई, हाँ या ना, Yes, sir. यस सर। यहाँ पर क्या मिल गया CO2 को, वाटर। वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट करके इसने क्या बनाया, कार्बोनिक एसिड। वेरी गुड, H2 CO3। CO3, यानी कि कार्बोनिक एसिड। एंजाइम कौन सा लगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस। क्लियर बात। Yes, अब क्या होगा, ये जो H2CO3 है, ये आपका सिमिलर एंजाइम की प्रेजेंस में ब्रेक हो जाता है एच आइन और बाइकार्बोनेट आइन में। इतनी बात समझ में आई, यस सर। कोई यहां तक दिक्कत अब, No, सर। अब क्या होगा, ये जो आपका बाइकार्बोनेट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ गए, ठीक है, ये बाइकार्बोनेट क्या काम करता है, कहां जाने लगता है, Plasma. प्लाज्मा में। इतना क्लियर, Yes, sir. चलो चलो चलो, बाइकार्बोनेट को कहां पहुंचा दें हम लोग, Plasma. प्लाज्मा में। अभी क्या है, प्लाज्मा का एक अपना एक कंपोजिशन है, जिसे हम आयनिक कंपोजिशन कहते हैं, ठीक है। अब जब ये प्लाज्मा में आता है, ठीक है, तो होता क्या है, प्लाज्मा का और आरबीसी का दोनों का एक आयनिक बैलेंस बिगड़ता है। थोड़ी बात समझ में आई मेरी, क्योंकि यहां से एक बाइकार्बोनेट कम हो गया, यहां पर बाइकार्बोनेट ज्यादा हो गया, होना नहीं था, ठीक है, यहां पर ज्यादा होने लगेंगे, Yes, sir. यहां से निकलने तो यहां पर आयनिक कंसंट्रेशन बिगड़ेगा, Yes, sir. ठीक है। अब क्या करा जाए, जरा उस बात को समझना, क्या करते हैं, प्लाज्मा के पास, कलर बदलते हैं, एक सेकंड रुक जाओ बस, अभी बना रहे हैं। प्लाज्मा के पास होते हैं क्लोराइड आयन, कौन से आयन होते हैं बच्चों, क्लोराइड। क्लोराइड आयन, ये है प्लाज्मा के क्लोराइड आयन। ये क्या काम करेंगे, इस आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए किसके अंदर आना शुरू कर देंगे, आरबीसी। वेरी गुड, किसके अंदर आना शुरू कर दिए ये भाई, जैसे जैसे बाइकार्बोनेट इधर पहुंचेगा, वैसे वैसे क्लोराइड आयन कहाँ आएंगे, आरबीसी में। इनका आना किसके अंदर, आरबीसी में, टू मेंटेन द आयनिक कंसंट्रेशन, है ना, आयनिक बैलेंस या आयनिक कंसंट्रेशन, ओके। ये कहलाता है बच्चों Chloride. शिफ्ट। समझ में आ गया, Yes, sir. इसको हैमबर्गर नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, तो इसलिए हम इसको दूसरा भी कहते हैं, हैमबर्गर इफेक्ट। क्लियर, यस Yes. सर। No. समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को, नो सर। नहीं, No, sir. सबके क्लियर हो गया, Yes, sir. ठीक है। अब सवाल आपसे आए, भैया क्लोराइड शिफ्ट क्यों हुआ, आप बताओगे, क्योंकि बाइकार्बोनेट कहाँ आ गया था, प्लाज्मा में। प्लाज्मा में, ठीक है। यस। Yes, sir. What is the main role of chloride shift, to maintain the ionic Concentration. concentration और बैलेंस, एनीथिंग, दोनों आ सकता है, यानी कंसंट्रेशन भी आ सकता है और आयनिक बैलेंस भी लिखा होगा, ठीक है।
चलिए लिख लीजिए इसको। तो हो गया। हो गया? सर लिख लिया। सर हो गया। यस हो गया। चलो चलो चलो, वेरी गुड बच्चों, आगे पढ़े। यस सर। यस सर। चलिए अगला जो टॉपिक है दैट इज बोर्स इफेक्ट है बेटा। नो सर। नहीं समझ में आया? सर आ गया। अच्छा, मुझे लगा नो सर नहीं समझ में आया। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका बोर्स इफेक्ट। देखो, अब ये जो हीमोग्लोबिन है ना, किसके पास है? ये आरबीसी के पास है ना। यस सर। थोड़ा मूडी किस्म का है। क्यों? क्योंकि इसकी एफिनिटी किसी के भी साथ भी हो सकती है? इसको किसी से भी लगाव हो जाता है। इसको ऑक्सीजन से भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से भी होता है ना। ये ऑक्सीजन को भी जोड़ सकता है अपने साथ और अपने साथ कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड को भी जोड़ सकता है। अब जरा सुनना, तो मान लीजिए ये किसको जोड़ रहा है अभी? O2। O2 को, ठीक है। अब ये जा रहा है O2 लेके, कहां पहुंचा? ये पहुंच गया किसके पास? O2 किसको देगा ले आके? टिश्यू को ना, यस सर। है ना। और टिश्यू के पास क्या होगा? खूब सारे बड़े अच्छे अच्छे CO2। CO2, है ना। अब जैसे ये CO2 को देखेगा, कहेगा O2 तुम मुझसे अलग हो जाओ। अब मैं किसके साथ बाइंड होऊंगा? CO2 के साथ। CO2। अभी थोड़ा समझ में आया फंडा? यस सर। यस सर। हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का टूटना ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2। इज नोन एज बोर्स इफेक्ट। बोर्स इफेक्ट। क्लियर बच्चों? यस यस सर। सर। यस सर। यस। कोई दिक्कत किसी को बच्चों? नो नो सर। सर। देखो, अभी हमने पीछे एक देखा था, जब CO2 आपका बन रहा था, जब ट्रांसपोर्ट हो रहा था, तो एक आयन का या प्रोटॉन का कंसंट्रेशन भी बढ़ रहा था। एच आयन का जब भी कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो प्रोटॉन बढ़ रहा है ना। तो Yes. जब भी प्रोटॉन बढ़ेगा पीएच कम हो जाएगा। प्रोटॉन या एच आयन जब भी बढ़ेगा तो पीएच कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस। ठीक। अब जरा ध्यान से सुनना, इसको हम बोर्स इफेक्ट को क्या लिखते हैं? डिसोसिएशन ऑफ O2 फ्रॉम हीमोग्लोबिन ड्यू टू, अगर लो पीएच लिखा है तो क्या बात गलत है? No sir. लो पीएच तभी होगा जब CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। ठीक है, ड्यू टू लो पीएच और हाई CO2 कंसंट्रेशन। क्लियर बच्चा? यस Yes. सर। यस सर। O2 कहां टूटा, किस जगह पे? ऑकर इन टिश्यू। टिश्यू। कहां पर टूटता है? ऑकर इन टिश्यू। क्लियर बेटा? Yes sir. Yes sir. टिश्यू में डिसएसोसिएशन होता है। ये हो गया बच्चा लोग फोर्स इफेक्ट। लिख लो बेटा। सर लिख लिया सर। लिख लिया? यस सर। अच्छा हाँ, हम आपको जल्दी जल्दी में एक पॉइंट तो बताना भूल ही गए क्लोराइड शिफ्ट के चक्कर में। अब वापस आते हैं, ठीक है। इधर अभी तो क्लोराइड शिफ्ट कर दिया, अब इनका क्या हुआ इनको देखेंगे ना, ये जो थे। ठीक है, अब ये प्लाज्मा पहुंच गए, ये प्लाज्मा पहुंच गए थे। Yes sir. यस कहानी सर। तो अभी कहानी बाकी रह गई थी, याद था क्या? अच्छा, या प्लाज्मा में दूसरा आयन प्रेजेंट होता है, कौन सा? Sodium. सोडियम आयन। कौन सा आयन प्रेजेंट होता है? सोडियम आयन। सोडियम आयन। अब ये क्या करता है? बाइकार्बोनेट किससे जुड़ता है जाके? सोडियम आयन। सोडियम आयन। और जो कार्बोहाइड्रेट है फिर किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होने लगती है? सोडियम बाय कार्बोनेट। क्लियर बेटा? Yes sir. यस सर। समझ में आ गया ना? तो यहाँ पर जो बनेगा, क्या बनेगा? NaHCO3। तो ये कितना परसेंट रहता है बच्चों? 70%। क्लियर? Yes sir. यस सर। चलिए इसको हल्का से जल्दी से लिख लें, फिर आगे समझाएं। सर लिख लिया। सर लिखिए। चलिए, हो गया। ये कहां पर हो रहा है? टिश्यू में। क्लियर? ये लिख लिया बच्चों? Yes sir. यस सर। देखो, अगला जो इफेक्ट है वो आपका है हेलिडन इफेक्ट। देखो,
जो आपका हीमोग्लोबिन है ये अभी किसके साथ जुड़ा हुआ है? बोर्स इफेक्ट में नहीं, बोर्स इफेक्ट में CO2 के साथ जुड़ा ना, तभी तो O2 तोड़ी इसने, Yes, sir. Yes, sir. है ना। अभी क्या करेगा, CO2 को कहाँ लेके जाएगा? एल्वुलाई के पास। Yes, sir. Yes, वहां पर CO2 से कह देगा अब आप अलग हो जाओ, अब मुझे क्या लेना है? O2। O2. कुल मिला के यही तो एक लॉजिक है रेस्पिरेशन का कि यहाँ पर ये एल्वुलाई है, ये आपकी ब्लड कैपिलरीज हैं, ठीक है। ये बच्चों आपका टिश्यू टिश्यू है, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगी बेटा? CO2 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 CO2। यहाँ पर क्या होगा बच्चों? O2 O2, ठीक है। और इनको ले जाने वाला कौन? हीमोग्लोबिन। हाँ, मतलब कि ब्लड में और हीमोग्लोबिन में से पिगमेंट बना है, ठीक है, हीमोग्लोबिन। देखिए बच्चे, अभी हीमोग्लोबिन क्या काम करे, यहाँ से किसको ले लेगा? O2 O2 को, ठीक है। यहाँ से किसको और किस कहाँ ले जाके छोड़ देगा O2 को? टिश्यू Tissue. टिश्यू को। टिश्यू से क्या ले लेगा हीमोग्लोबिन? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड CO2। CO2 किसे दे देगा? Alveoli. ठीक है, यानी कि एक बार हीमोग्लोबिन से O2 टूटता है, एक बार हीमोग्लोबिन से CO2 CO2 टूटता है। भाई CO2 जब टूटेगा जब किसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो? ऑक्सीजन ऑक्सीजन का। तो बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो जाएगा बोर्स इफेक्ट का। कौन सा इफेक्ट? हेल्डेन इफेक्ट। अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं? डिसोसिएशन ऑफ CO2 फ्रॉम HB ड्यू टू हाई pH और लो CO2 कंसंट्रेशन। क्लियर? Yes, sir. अगर किसी के नहीं समझ में आया दोबारा समझा दूं मैं? सर रिपीट कर दो. अभी कर रहा हूं बेटा, बस ये लिख दूं, डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम हीमोग्लोबिन ड्यू टू हाई pH और high concentration of O2. हाँ एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ O2, ठीक है। देखो तनिष्का समझो, CO2 का हीमोग्लोबिन से टूटना ये कहलाता है हेल्डेन इफेक्ट, ठीक है। ये क्यों होता है? क्योंकि O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। ये कहां पर होगा? इट विल ऑकर इन एल्वुलाई, ठीक है। Yes, sir. लिख लो बेटा। हो गया. ओके बेटा। यस चले देखो बेटा, एक लाइन लिख रहा हूं, इसको याद रखिएगा। अच्छा ये बताओ, 100 ml of blood carries how many ml of oxygen? Carries 100 ml of blood carries how many ml of oxygen? 5 ml. Carries, not deliver. 20 ml कैरीज पूछ रहा हूं, कैरी करता है, डिलीवरी की नहीं पूछ रहा हूं। कैरी कितना करता है? 20 ml 20 ml. टिश्यू को देता कितना है? 5। ये चीजें याद रखने की है, ठीक है। Yes, sir. देखो अब मैं लिख रहा हूं 100 ml ऑफ ब्लड डिलीवर्स का मतलब देना, अप्रोक्स 4 ml ऑफ CO2 टू एल्वियोलाई, ठीक है। कितना? 4 ml। चलो लिख लो। सर लिख लिया. सर लिख लिया. सबने लिख लिया? Yes, sir. ठीक है बेटा, आगे देखो। अगला है बेटा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अगला टॉपिक क्या है? Regulation of respiration. हाँ, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। भाई किस तरीके से रेस्पिरेशन को रेगुलेट करा जाता है ये समझना इस टॉपिक में, है ना बेटा। देखो आप जो है प्रीवियस पे जल्दी देखो बेटा रोहित,
बाकी बच्चे भी टाइम पे आ जाया करो, 6 बजे क्लास शुरू हो जाता है ना। चलो रोहित देख लिया। ओके देखो बेटा, हमें क्या समझना है अभी? रेगुलेशन ऑफ। respiration, अच्छा, सब लोग खेलते खेलते कूदते होगे, है ना? कोई कुछ ना कुछ, कहीं भागते भी होगे, है ना? तो क्या होता है, फौरन ही सांस तेज चलने लगती है ना? हाँ या ना? Yes, sir. yes sir, तो क्या, मान लो कि आपने फॉर एग्जाम्पल हो कि कुछ डर गए, डरने के बाद क्या हुआ, सांस तेज चलने लगी, तो क्या पूरे दिन तेज चलती है? no sir, Slow, sir. नॉर्मलाइज हो जाती है ना? yes sir, आप कहते हो कि नॉर्मल हो जा, या फिर ऑटोमेटिकली हो जाती है? Sir, automatically हो जाता है. ऑटोमेटिकली हो जाती है ना? इसका मतलब कोई ऐसा सिस्टम है जो इनवॉलंटरी कंट्रोल कर रहा है Yes, ना? sir. है ना? तो हमारे पास ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमंस में एक इनवॉलंटरी सेंटर्स पाए जाते हैं कुछ, ठीक है? तो ह्यूमंस हैव एबिलिटी टू मेंटेन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, हैव द एबिलिटी टू मेंटेन, हाँ, रेट ऑफ Respiration. रेस्पिरेशन, है ना बच्चे? Yes, अब जरा sir. सुने आप बात। सारू जो बोल रहा है देने हो. मेघा म्यूट कर लो बेटा। चले तो सारू है आई हैव टू तेरी मम्मी के साथ देखिए बार. ठीक है, तो ये कौन करता है? दिस इज डन बाय न्यूरल सिस्टम। कौन करता है बच्चों? ये Neural system. neural system, न्यूरल सिस्टम है ना, नर्वस का सिस्टम बना हुआ है उसमें। अब देखो, आपके ब्रेन में, आपके ब्रेन में एक पोर्शन है जिसका नाम है मेडुला ऑब्लोंगेटा, पता है? yes yes है ना? इस मेडुला के पास बहुत ही बढ़िया एक सेंटर है जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, है ना? तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला हम लोग लिखेंगे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, कहाँ लोकेटेड है? मेडुला हाँ, मेडुला oblongata, ऑब्लोंगेटा, ठीक है? अब इस मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास इस सेंटर में, ये डायग्राम याद आ रहा है आपको? Yes, yes sir. yes sir, वेरी गुड। इसमें दो ग्रुप होते हैं, एक डॉर्सल एक वेंट्रल, बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है? ऊपर वाले को हम मान ले रहे हैं समझाने के लिए, दिस इज डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, डीआरजी। इसको मान ले रहे हैं हम लोग वेंट्रल रेस्पिरेटरी, ठीक है? अभी जो हम नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे हैं बिना कुछ सोचे, सिर्फ पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, और आप लोग समझ भी रहे हैं, इस टाइम भी हम रेस्पायर कर रहे हैं, ठीक है? Yes, sir. yes तो sir, लगातार एक नॉर्मल रेस्पिरेशन के लिए सिग्नल जा रहा है फ्रॉम द डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ठीक है? वो कहाँ जाना चाहिए? वो सिग्नल जाता है आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल प्लस डायफ्राम। कहाँ जाता है बच्चों? external एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम के पास। यही दोनों रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रेस्पिरेशन, ठीक है? भाई आपका जब तक ईसीआईएम और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, इंस्पिरेशन होगा ही नहीं, है ना? ये तो बात मालूम है ना? Yes, Yes, ठीक है। अब ये जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल रेस्पिरेशन। इसमें पहला डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ठीक है? दिस इज डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप फॉर नॉर्मल ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन, एक ही बात है, ठीक है बच्चों? yes, sir. The signal from
ECIM and the signal from DRG, ठीक है, कहाँ जाते हैं? ट्रांसमिटेड टू ECIM. ECIM मतलब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल वेरी गुड, एंड डायफ्राम. चलिए लिख लीजिए बच्चों इसको, फिर आगे बढ़ाएं. लिख लिया सर लिख लिया. लिख लिया? जो नहीं लिखा वो लिखे. लिखो लिखो बच्चों, आराम से लिखो. एक्सक्यूज मी सर. सर एक बात पूछनी थी. हाँ पूछो. सर प्रेफरेंस ग्रुप क्या होता है? कौन सा बेटा? सर प्रेफरेंस ग्रुप जो स्पेलिंग, फंक्शन ग्रुप. स्पेलिंग बोलो. सर स्पेलिंग लिख. हाँ, PRENCE. प्रेफरेंस ग्रुप. यस सर. आई डोंट नो, माइट बी द नाम ऑफ डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप. अंदर नहीं आइडिया इसका क्या है. ठीक है, यस सर. मेनली आपको जो यहाँ है वही है मेन, बाकी तो हो सकता है 10-12 और ग्रुप हो. सर हो गया. हो गया? यस सर. चलो हो गया ये मेडुला ऑब्लोंगेटा में डोर्सल लिख लिया आपने. यस सर. चलो अब दूसरा जो ग्रुप है बेटा, दैट इज वेंट्रल रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी ग्रुप. ग्रुप. जीपी मतलब ग्रुप. ठीक है. अब देखो, जब आपको एनहांस रेस्पिरेशन करनी हो, जब आपको फोर्सफुल रेस्पिरेशन करनी हो, तब क्या होगा? तब इस ग्रुप से सिग्नल जाएगा. ठीक है बेटा. यस सर. और नॉर्मल रेस्पिरेशन के टाइम पे ये ग्रुप आपका इनएक्टिव रहता है. चलो ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन दिस ग्रुप रिमेन इनएक्टिव. इनएक्टिव रहेगा. ठीक है. अब यस सर. दूसरी बात, एक्टिव ड्यूरिंग, कभी एक्टिव, हाँ एनहांस रेस्पिरेशन का. हाँ, जब आपको बहुत तेजी से रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाना हो तब ये होगा एनहांस्ड रेस्पिरेशन. क्लियर बेटा? यस सर. हाँ, एक्टिव होगा एनहांस रेस्पिरेशन के टाइम पे. चलो ये समझ में आया? यस सर. यस देखो तीसरा एक होता है आपका न्यूमाटैक्सिक सेंटर. जानते हो? यस न्यूमोटैक्सिक सेंटर. देखो बच्चे, आपकी सांस बहुत तेजी से चल रही है, उसको Yes, कम sir. करना है. ठीक है, वो कौन कर देगा? न्यूमोटैक्सिक सेंटर. ठीक है. ठीक है, यहां पर मान लीजिए लोकेटेड है. ठीक है, सिंपल सी बात, ये इसका काम क्या होगा कि भाई ये फौरन ही एक सिग्नल भेजेगा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को कि अब आप रेस्पिरेशन का रेट कम कर दें. क्लियर? Yes, sir. तो इसको हम लोग, पहली बात तो ये होता कहाँ है ये लिख लो, Pons. पॉन्स वेरोलाए में, है ना, लोकेटेड इन पॉन्स. Pons. ठीक है. अब दूसरी चीज है, ये कहलाता है स्विच ऑफ पॉइंट फॉर इंस्पिरेशन. ठीक है, क्या करेगा? डिक्रीज द रेट ऑफ इंस्पिरेशन, डिक्रीज कर देगा रेट ऑफ इंस्पिरेशन को. ठीक है. Sir, decrease या increase? इंक्रीज क्यों करेगा? अगर इंक्रीज करेगा तो फिर सांस तेज चलेगी. Yes, sir. इसको तो कम करना है ना Yes, sir. भाई.
डिक्रीज करता है। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो होगा वो आपका डिक्रीज करेगा। एनहांस के लिए कौन सा है? वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। एनहांस के लिए है नहीं है? यस सर। और डिक्रीज करने के लिए कौन सा है? न्यूमोटॉक्सिक। Pneumotactic center. चलो लिख लो बेटा। सर लिख लिया। लिख लिया। लिख लिया सबने? No Yes, sir. sir. No sir. लिखो लिखो, बाकी बच्चे लिखो। सर हो गया। हो गया सबका? यस सर। Yes sir. ओके, देखो बच्चों, एक होता है आपका, पहला तो ये हो गया आपका सेंटर जो भी है, ठीक। अब अगला जो है वो है कीमो सेंसिटिव एरियाज। कीमो सेंसिटिव एरियाज। सेंसिटिव एरिया। देखो बच्चों, होता क्या है, कीमो कहते हैं केमिकल, ठीक। कुछ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है ना, इसके पास कीमो सेंसिटिव एरियाज है, यानी कि केमिकल को सेंस करके सिग्नल भेजने वाले। किसको सेंस करके बेटा? केमिकल। केमिकल को, ठीक है। अब पीछे चलते हैं, जहाँ डायग्राम बनाया था ये है। अब यहाँ पर मान लीजिए हम इसको कह रहे हैं ये आपका कीमो सेंसिटिव एरिया है, ये पिंक कलर का, ठीक है। अब यहाँ पर इसको लग रहा है कि जो कॉन्सेंट्रेशन CO2 और कॉन्सेंट्रेशन H क्या हो गया? हाई हो गया है। किसका कॉन्सेंट्रेशन बेटा? CO2 and hydrogen. डिक्रीज करता है इशिता, अभी बोला था ना मैंने, डिक्रीज करेगा, ठीक है। इंस्पिरेशन को डिक्रीज कर देगा, ठीक है। चलो, इंक्रीज करने का काम वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप का है। इतना समझ में आया कि भाई अगर यहाँ पर CO2 और H का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, CO2 और H का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अरे कैसी बातें कर रहे हो, इंस्पिरेशन कम होगा तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन घटेगा नहीं घटेगा? यस सर। तो वाई आस्किंग इंस्पिरेशन और रेस्पिरेशन रेट, दे आर सिमिलर टू ईच अदर ना। अगर इंस्पिरेशन कम कर रहे हो इसका मतलब रेस्पिरेशन कम कर रहे हो। यस सर। इशिता, इशिता बच्चे क्लियर है ना? अब सिंपल सी बात है, अगर मैं कहूँ सांस कम अंदर ले रहे हो तो कम बाहर छोड़ोगे ना। Yes, sir. चलिए चलिए चलिए, हो गया, क्लियर हो गया उसको। चलो मैं क्या बता रहा था बेटा, कि आपका कीमो सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पर अगर इसको एहसास होता है कौन सी गैसेस का? हाइड्रोजन और CO2 का। अगर इसको लगता है कि हाइड्रोजन और CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गया है तो ये फौरन सिग्नल भेजता है किसको? Rhythm center. हाँ, रिदम सेंटर को। और यहाँ पर क्या होता है, इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। नहीं, O2 का नहीं, हाँ, ऑटोमेटिकली कॉन्सेंट्रेशन तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है ना। यस सर। जब, अब इसमें एक बात हमारे समझ में आई कि O2 के कॉन्सेंट्रेशन का कोई वैल्यू इस टाइम है नहीं, ठीक है बेटे। यस सर। दोबारा समझाऊं, आगे समझ में? सर रिपीट सर कर दो। एक बार समझा दो। एक बार समझा दे रहा हूं, समझे बच्चों। ठीक है, ये मान लेते हैं आपका कीमो सेंसिटिव एरिया, ठीक है। ये सेंसिटिव होता है फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है। ठीक है। अगर लो है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, CO2 और H का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में लो है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ही इनका कंसंट्रेशन हाई होगा, CO2 और H का, ये जो सेंटर है जिसको हम कीमो सेंसिटिव एरिया कह रहे हैं, ये फौरन क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट हो गए, सिग्नल भेजेगा किसको? रेस्पिरेटरी रिदम, जिससे कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके, ठीक है।
situated कहां पर होता है? Adjacent to Rhythm Respiratory rhythm center. RRC, respiratory rhythm center. Highly sensitive to, Carbon dioxide and H positive ions. yes, highly sensitive to CO2 and H ion. ठीक है. Increase in concentration of any of these. Increase in concentration of any of these. इनमें से किसी का भी concentration, any of these का मतलब CO2 and H ion. Result in activation of chemosensitive area. Activation of chemosensitive area. इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. Okay. This in turn send signal to, किसको देगा? Respiratory rhythm center. Very good. Which increases the Rate of respiration. very good rate of respiration. Clear? Yes, sir. आगे O2 concentration has no role to play. कोई रोल ही नहीं है. चलो कर लिया. हो गया सबका? No, sir. Yes, sir. So हो गया. हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. चलो अगला देखें. देखो सी एओर्टिक आर्क जानते हो एंड कैरोटिड आर्टरी. देखो बच्चों आपने पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में एओर्टा पढ़ा है. Yes, sir. Yes, sir. ये जो एक आर्क बनता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? एओर्टिक आर्क. Aorta. हाँ एओर्टिक आर्क. ठीक है. ये जो आर्क बनी है एक आर्टरी होती है जो कि नेक ब्रेन तक आपका ब्लड को लेके जाती है. वो आर्टरी कहलाती है बेटा कैरोटिड आर्टरी. ठीक है. इन पे भी क्या मौजूद होते हैं? कीमो रिसेप्टर. क्या मौजूद होते हैं बच्चों? Chemoreceptors. Chemoreceptor. But these chemoreceptor are sensitive for low concentration of O2. O2. Low O2 है ना. जैसे ही इनको महसूस होगा कि O2 का concentration लो हो गया है तो ये भी क्या करेंगे? फौरन सिग्नल किसको भेजेंगे? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को. ठीक है. और वो रेस्पिरेशन के रेट को इंक्रीज कर देगा. क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The aortic arc and देखो बच्चों होता क्या है? एओर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी आल्सो हैव कीमोरिसेप्टर्स. दे आल्सो हैव Chemoreceptors. chemoreceptors and these chemoreceptors are sensitive for Low O2. concentration of Basically low concentration of O2. Whenever the concentration of O2 becomes low है ना, they will send a signal to respiratory rhythm center that O2 concentration is low, kindly increase the rate of respiration. Clear बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Great. आकाश बेटे क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ. Yes, The sir. aortic arc and carotid artery
have chemoreceptor for O2, है ना? किसके लिए है? O2 के लिए. Whenever the O2 concentration gets low, कम होता है, they send signal to Respiratory rhythm center. very good signal Increase the rate to of RRC that increase the rate of respiration. very Respiration. that increase the rate of respiration. Clear बच्चों? Yes, sir. चलिए लिखिए आप. सर जो कीमोरिसेप्टर्स होते हैं उनके भी पार्ट्स होते हैं, मतलब टाइप्स. दो तरीके कीमोरिसेप्टर हैं बेटा. आप एक आपके लिए कार्बन डाइऑक्साइड और एचाइन के लिए, एक आपका O2 के लिए. बस इतना याद रखो आप. ठीक है? यस सर. हाँ, बट दे आर ऑल्सो सेंसिटिव फॉर क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड एचाइन. दे कैन ऑल्सो रिकॉग्नाइज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एचाइन. ओके, यस सर. तो हो गया. हो गया सबका? यस सर. Yes. Last topic is respiratory disorder. रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. हाँ, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं रेस्पिरेशन में? देखो, पहला हम लोग पढ़ेंगे अस्थमा. ठीक, अस्थमा क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल. आपका जो ब्रोंकाई है और या फिर ब्रोंक्यूल है वो इन्फ्लेम कर जाए, सूजन आ जाए, पेन हो, रेडनेस हो, स्वेलिंग हो, इन्फ्लामेशन हो जाए. इन्फ्लामेशन ऑफ Bronchi and bronchioles. ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्लोस. ब्रोंक. ठीक है, that condition is known as asthma. Usually that result in difficulty in Breathing. breathing. सांस लेने में परेशानी हो जाती है. Difficulty in breathing and sometime you will hear a wheezing sound. Wheezing sound. Clear बच्चों? Yes, sir. And now the second disorder Yes, is sir. bronchitis. Bronchitis. देखो, टिस लगा हो समझ जाओ इन्फ्लामेशन. जैसे अगर कोई कहे laryngitis, inflammation of larynx, pharyngitis, inflammation of larynx, and bronchitis is the inflammation of bronchi. But what is the difference between asthma and bronchitis? Basically bronchitis is a chronic disorder. ठीक है, is a sort of लॉन्गर, मतलब ऐसा नहीं है हर बार क्रोनिक हो जाएगा, मतलब क्रोनिक में ट्रीटमेंट मुश्किल होता है. इसमें क्या होता है? रेगुलर स्वेलिंग रहेगी और आपको कफिंग भी रह सकती है. साथ में ज्यादातर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है. ठीक है बेटा? तो इसमें हम लिखते हैं रेगुलर स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई. ठीक, नेक्स्ट इज इचिंग. थर्ड coughing, may be due to bacterial infection. ठीक है, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से भी होता है. ठीक है, यस सर. कफिंग ऐसी नहीं है कि थोड़ी बहुत, कैसी होगी? रेगुलर कफिंग. लिख लो बच्चों. सर. लिख लिया? यस सर. चले आगे देखें. अगला है तीसरी डिजीज एम्फाइसेमा. इन्फ्लामेशन का मतलब बेटा, इन्फ्लामेशन होता है, चार चीजें 5 चीजें इंक्लूड हो जाती है इन्फ्लामेशन में. देखो,
ऐसे कई बार बचपन में चोटें लग जाती है ना, जैसे मान लीजिए आप खेल रहे हैं और आपका उंगली या तो किवाड़ में दब जाती, दरवाजे में दब जाती है ना, होता है ना खेलते Yes, खेलते, या yes, फिर sir. ऐसे जा रहे हो गलती से दब गया हो, तो फौरन ही क्या होगा वहां पर, पेन। दूसरी चीज क्या होगी, रेडनेस। तीसरी चीज क्या होगी, Swelling. स्वेलिंग। ठीक है, चौथी चीज क्या आएगी वहां पे, हीट। लास्ट चीज क्या आएगी, लॉस ऑफ फंक्शन फॉर सम टाइम, नहीं अब ब्लड नहीं निकला है तब भी, लॉस ऑफ फंक्शन। ठीक है, एनी ऑफ दिस कंडीशन और ऑल ऑफ दिस कंडीशन are known to have inflammation. Usually, that is recognized by swelling, pain, swelling and pain. Pain. ठीक है बेटा। Yes, sir. What is emphysema? देखिए बेटा, एल्वुलर वॉल का डैमेज हो जाना या होना क्या कहलाता है बेटा, एम्फाइसेमा। Emphysema. ये आपका एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है। क्रॉनिक जानते हो ना बेटा, Yes, sir. Yes, जो sir. लंबे टाइम का हो और जल्दी ठीक ना हो पाए। एम्फाइसेमा इज क्रॉनिक डिसऑर्डर। होता क्या है, डैमेज ऑफ Alveolar walls. alveolar walls, एल्वियोलर वॉल। अब जब एल्वियोलर वॉल ही खत्म होने लगेंगी तो रेस्पिरेटरी सरफेस भी decrease, Decrease of डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज इन, respiratory surface. वेरी गुड, डिक्रीज इन रेस्पिरेटरी Surface. सरफेस। कोई दिक्कत किसी को, No, sir. ठीक है। No, वन ऑफ sir. द मेजर कॉज इज सिगरेट Smoking. स्मोकिंग। ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से ये होता है ना, तो सांस सांस लेने में दिक्कतें आने लगती हैं फिर। ठीक है, लास्ट डिजीज इज हाँ, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशन जानते हो किसे कहते हैं, किसे कहते हैं बच्चों, पेशा क्या है, जॉब क्या है, व्यवसाय क्या है ना, So, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी Disorder. डिसऑर्डर। देखो बच्चा, अगर मान लीजिए कोई ह्यूमन है, कोई ऐसी जगह काम कर रहा है जहां पत्थर घिसे जा रहे हो, तो वहां से डस्ट निकलेगी yes, sir. है ना, तो yes, डस्ट उसके लंग्स में जाके रुकेगी। Yes, ठीक, Yes, sir. तो लंग्स क्या करेगा, शुरू शुरू में तो निकालेगा खांसी वांसी, फिर क्या होगा कि उसको इकट्ठा होने देगा और पेशेंट क्या हो जाएगा, फिर दिक्कत आएगी। लंग्स में एक टिश्यू होता है, फाइब्रस टिश्यू, हमने पढ़ा था है ना, Yes, sir. तो वो क्या करता है, बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करने लगता है, प्रोलिफरेशन होने लगता है। ठीक है, Yes, तो sir. वहां पर क्या फिर गैसेस के एक्सचेंज में दिक्कत आती है। तो ये जो डिजीज में लिखा रहा हूं पहली, दैट इज फाइब्रोसिस। ठीक है, फाइब्रोसिस में क्या होता है, प्रोलिफरेशन ऑफ विच टिश्यू, Fibrous tissue. फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू का प्रोलिफरेशन होता है। ठीक है, दूसरी डिजीज है आपकी सिलिकोसिस। सिर्फ नाम याद रखना है, पहला ही आपके लिए काफी है। तीसरी है आपकी एस्बेस्टोसिस। ठीक है, मोस्टली अफेक्ट पीपल वर्किंग इन स्टोन ग्राइंडिंग एरियाज, है ना, जो फाइब्रोसिस है उसकी बात कर रहा हूं, जो पत्थर घिसने वाले। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको। सर निमोनिया का लंग्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है? काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, कई बार तो फ्लूइड भी जमा होने लगता है, आपको बताया था ना, जो इंक्रीज इन फ्लूइड होता है, फिर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग भी होती है, काफी ज्यादा इफेक्ट है निमोनिया का। Yes, sir. तो सिलिकोसिस क्या है बेटा, डिपोजिशन ऑफ सिलिका। डू यू नो निमोनिया इज कॉज्ड बाय, हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन, सर मानवी। मानवी,
Pneumonia is caused by Anopheles. anaphylaxis. No, sir. No, sir. Yeah. Do you know? Okay, this will be a question. Pathogenicity of pneumonia. ठीक है? Yes. चल. तो हो गया. हम्म. लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. सबने लिख लिया बेटा? Yes, sir. चलो, Yes, बस sir. 2-4 टर्म और हैं, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका. देखो बेटा, एक है बेटा आपका हाइपोक्सिया. ठीक है, हाइपोक्सिया कहते हैं लो लेवल ऑफ Oxygen. ऑक्सीजन, है ना? Oxygen. लो सप्लाई ऑफ O2 टू टिश्यू. अगर टिश्यू को O2 सही से नहीं मिल रहा तो वो आपका क्या कहलाता है? Hypoxia. हाइपोक्सिया. ठीक है. आज एक टर्म है लास्ट आपका फिजियोलॉजिकल शंट. फिजियोलॉजिकल शंट. फिजियोलॉजिकल शंट क्या है? देखो बच्चों, जितना भी आपका ब्लड जा रहा है लंग्स के पास, ध्यान से सुनना, 100% ब्लड आपका लंग्स के पास चला जाता है. ठीक है? और वो ब्लड 98% ही प्यूरिफाई होता है वो ब्लड. या फिर हम कहें कि मान लीजिए, जैसे मान लीजिए लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी से कौन सी आर्टरी लेके जाएगी लंग्स में? Pulmonary artery. Pulmonary ठीक है, artery. वो ब्लड लेके जा रही है. ठीक है, क्या लेके आ रही है बच्चे? ब्लड. Blood. ठीक है, तो इसमें से 98% तो कहाँ पहुंच जाएगा? Alveoli. एल्वेलाई. ठीक है, 2% रह जाता है बाहर, जो कभी भी एल्वेलाई के पास नहीं आता. नहीं पहुंचता. इस ब्लड को हम लोग कहते हैं बच्चे Shunt. शंटेड ब्लड. शंटेड ब्लड. यानी कि ये 2% ब्लड नेवर ऑक्सीजनेटेड, ये कभी भी ऑक्सीजनेटेड नहीं होता. ठीक है बच्चों? सर Yes, फिर ये sir. जाता कहाँ पे है? दोबारा से आ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, ये वापस से आपका आ जाएगा आर्टरी में, फिर फ्लो होगा. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलो. तो हो गया. तो हो गया. हो गया सर. हो गया सबका? Yes, sir. एक आध Yes, sir. क्वेश्चन, फिर बाकी हम लोग कल स्टार्ट करेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन. Circulation. ठीक है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Respiratory centers are stimulated by. कौन इनको स्टिमुलेट करता है? पहला CO2 एंड H-ion. ठीक है, दूसरा O2, तीसरा CO, चौथा ऑल ऑफ these. चलो पोल दे रहा हूं बेटा मैं आपको, ये रहा, कर दो. तो पोल शो नहीं हो रहा. पोल शो नहीं हो रहा? Yes, sir. तो अटक गया पोल. ऐसे ही बता दो. आया पोल? आया? यस सर. चलो कर दो.
चलिए ठीक है बच्चों, क्या आंसर रहेगा? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। CO2 and ethane। ठीक है, ए ऑप्शन। ये ऑप्शन। चलिए एक और क्वेश्चन देखें, लास्ट। HB शो मैक्सिमम एफिनिटी टू ऑप्शन ए CO, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी O2, ऑप्शन डी एचाइन। ठीक है, तो आपके ऑप्शन आ गए हैं आपके सामने एंड दिस विल बी योर लास्ट क्वेश्चन। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर दो बेटा। हो गया बच्चों? यस। करेक्ट आंसर क्या है बेटा? ए ऑप्शन। कार्बन डाइऑक्साइड है ना, दे सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड, दे शो मैक्सिमम अफिनिटी टू कार्बन। ठीक है बच्चों, यस सर, हमें नोट्स कब तक मिलेंगे? आपने कोऑर्डिनेट नहीं करा अपने सर के साथ? मैम ने बोला था कि कोऑर्डिनेट कर लो।